सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, आज का वीडियो मेरे फेस के साथ नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ पहली बात तो ये है कि मेरा लैपटॉप हो गया है ख़राब एंड एक्सटर्नल कैमरा की मदद से अगर मैं एडिट करने बैठूँ तो शायद ये वीडियो इतना ही लंबा होगा कि इस वीडियो को कैरी करने लायक कैपेसिटी ही ना बचे मेरे लैपटॉप की। तो मैं आज जो बताने वाली हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो नोट्स है वो मैं तुम्हें दे दूँगी, पर उससे पहले कुछ जानकारी ले लो इसके बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़, ये चैप्टर स्क्रैच ज़ीरो से हीरो बनाने का है, ठीक है। ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग होने वाला है अगर तुमने अभी तक इस चैप्टर को थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है। तो हाँ भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी है जो कि तुम्हें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड ये मान के चलो कि चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम मुझसे सब कुछ यहाँ पे सही से सुन लेते हो तो। ओके, सो आई होप दैट आई टोल्ड एवरीथिंग, है ना, मैंने सब कुछ बोल दिया। तो चलो अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक लाइव क्लास जैसा है। यहाँ पे सब कुछ रॉ चल रहा है, कुछ भी मैं लिख के नहीं लाई हूँ। मैं तुम्हारे सामने लिख के तुम्हें समझाने वाली हूँ और तुम्हें सब कुछ समझना है मेरे साथ ही साथ, बिल्कुल। और ये वीडियो बोर्ड्स के लिए भी जितना इफ़ेक्टिव है, नीट के लिए भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। प्लीज़ इस वीडियो के बाद तुम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि तुम्हें और क्या क्या डाउट आ रहे हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम्हारे वो डाउट्स भी पूरे हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली चीज़ जो हम लोगों को जाननी पड़ती है वो है कि दो टर्म्स हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एक तो है इनहेरिटेंस एंड दूसरा है वेरिएशंस। एक है इनहेरिटेंस, दूसरा है वेरिएशंस, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का हेरिडिटी भी बोल सकते हो तुम लोग, हेरिडिटी भी बोल सकते हो इसको। इन दोनों का जो सिंपल सा मतलब है वो है कि द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाने का जो टेक्निक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉम या डैड किसी एक के पास से आई होगी। तो वो जो टर्म है ना, वो जो प्रोसेस है उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस का क्या मतलब है फिर? तो वेरिएशंस होता है कि डिफरेंस इन द ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी इज नोन एज द वेरिएशंस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रेट में डिफरेंस होता है, पेरेंट्स के साथ भी या किसी और के साथ भी। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो ठीक है, पर यहाँ पे मेरी ट्रेट चेंज हो रही है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एलील और ट्रेट के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, एलील और ट्रेट दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊँ कि हर एक इंसान की अपनी खूबी होती है, तो तुम खूबी को ट्रेट मान सकते हो। जैसे कि तुम्हारी मम्मी अगर अच्छा गाती है तो शायद वो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम भी अच्छा गाने लगो। दैट कैन बी इनहेरिटेड, बट एग्जैक्टली तुम्हारी तरह तुम्हारी मम्मी गुस्सा तो नहीं कर सकती। एग्जैक्ट द सेम कैन नॉट हैपन ऑब्वियसली। सो समथिंग इज देयर विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और जो ट्रांसफ़र नहीं होता, जो एक एक इंसान में यूनिक होता है, उसे हम लोग यहाँ पे वेरिएशंस का नाम देते हैं। और इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों यूनिट्स के स्टडी को, इन्हीं दोनों यूनिट्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इनके स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो चलो आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे, ठीक है। पहली बात तो मैं बोल दूं, जब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, सो वी नीड टू टॉक अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या तुम लोग जानते हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हाँ जी, बढ़िया। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारे ग्रिगोन जोहान मेंडल। प्लीज़ सबके स्पेलिंग्स ना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल के दिन में तो क्वेश्चन ऐसे बनना स्टार्ट हो गए हैं कि तुम्हें क्वेश्चंस पूछते हैं स्पेलिंग वेरीफाई करने के लिए, दैट यू नो द प्रॉपर स्पेलिंग और नॉट।
ठीक है। तो MCQs इस लेवल पे भी आ सकते हैं, यू शुड नो द प्रॉपर स्पेलिंग। ठीक है, तो ओके, मैंने सही नाम लिख दिया, ग्रीगर जोहान मेंडल, ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो भाई इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट था, पी प्लांट के ऊपर। क्या बोला जाता है उसको, पाइसम सैटिवम कहते हैं कि नहीं। अभी मैं रफ लिख रही हूँ, इसीलिए मैं साइंटिफिक नाम के तौर पे नहीं लिख रही हूँ, बट मेक श्योर कि तुम जब लिखो तब साइंटिफिक नाम के तौर पे लिखना, यानी कि सिंपली तुम अंडरलाइन करना मत भूल जाना। ठीक है, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें करना पड़ेगा एग्ज़ाम पे। पर अगर एग्ज़ाम पे नहीं करोगे तो वो लोग मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा एग्ज़ाम नहीं चल रहा है फ़िलहाल, तुम लोगों का आ रहा है तो इधर, इसीलिए मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ, पर तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पाइसम सैटिवम था उसका नाम। उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने मेनली इसके ऊपर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया। इसके ऊपर उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है, हाँ जी, जब आपके पास एक फ्लावर इस एनिमल पे है, सोचो इस प्लांट पे एक फ्लावर है और इस प्लांट पे एक फ्लावर है, दोनों के अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेट हो तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है मैम, अगर मेरा एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर का एंथर स्टिग्मा पे जाके फ्यूज़ करता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखो बेटा, PDF कलेक्ट करके कोई उपकार नहीं होगा जब तक तुम इस PDF को मेरे साथ स्टडी नहीं करते हो, क्योंकि इस PDF में मैंने सब कुछ शॉर्टकट दे के लिख के रखा है, तुम्हें समझ ही कहाँ आएगा, है ना। तो इसलिए तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, आई होप मैंने समझा दिया तुम लोगों को। अब मैं ये गंदा सा ड्राइंग हटा देती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करने की कोशिश की इन दोनों की। उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने कुछ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को निकाला। ठीक है, जिनके पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ ट्रू ब्रीडिंग कॉन्ट्रास्टिंग्स को निकाला जिनके पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, एंड उसने एक ट्रेड को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किया, यानी कि उन्होंने एक ट्रेड को ज़्यादा टाइम दिया ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया ऑब्जर्वेशन करने के लिए। फाइन, अब तुम बोलोगे मैम और क्या क्या किया इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम किया वो था कि इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। यानी कि ये जो इनके अंदर काम हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। अब तुम बोलोगे मैम ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या है, इसे समझे बगैर क्या नहीं कर सकते। नहीं, इसे तो समझना ही पड़ेगा, पर इसे बाद में समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सब काम किया। अब यहाँ पे बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि चलो मेरे को एक बात बताओ मेंडल जी, तुमने इतना सारा काम तो किया, आई अग्री, बट वाई डिड यू टेक अ पी प्लांट। तुमने भाई मटर क्यों ले लिया, मटर ऐसा क्या स्पेशल था। तो इसके जवाब में भी हमारे पास जवाब है। ठीक है, उन्होंने मटर क्यों लिया, इसका उनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग था, एक बहुत ही अच्छा आंसर था। कि क्या होता था ना, कि मटर जो होता था उसकी ना एनुअल प्लांट होती थी वो, यानी कि वो हर सीज़न में मिलने वाली प्लांट है, वो हर सीज़न में मिलती है पी प्लांट। ठीक है, तो उसका जो एनुअल प्लांट था वो, उसके पास ना बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल था, यानी कि तुम्हें एक ट्रेट या एक ही जनरेशन को या एक प्रोजेनी को पूरे सालों साल ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद मर जाती है, तो इसीलिए इनका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है। ठीक है, एंड इट इज़ अ परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग बोथ फीमेल एंड मेल। तो ये क्या था, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यानी कि ये खुद में भी काम कर सकता है, ये खुद में भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दैट हैज़ दैट एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसके पास सेल्फ पॉलिनेटिंग पावर भी था। ठीक है, इसके पास सेल्फ पॉलिनेशन की भी पावर थी। अब जिन्होंने
अब मेरा पहला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा मेरे साथ, तो उनको तो सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर थोड़ा नया नया लगेगा, है ना। तो वो चैप्टर तुम लोग देख लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। इट इज़ ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट देम बिकॉज पोलन फ्रॉम वन प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस टू द अदर। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जो था, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन पीस के केस में बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो पी प्लांट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन जनरेशन। तो ये क्या करता था, ये काफ़ी ज़्यादा सीड्स देता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीड्स देता था, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद आता है कि पी प्लांट्स कुड ईजीली बी रेज्ड, तो इन्हें बहुत ईजीली रेज किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ईजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो दे हैव अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब है कि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब तुमने इनकी वैरायटी देखी होगी कि एक चार्ट था मेंडल जी का, जहाँ पे उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग डिवाइस का एक चार्ट दिया था, जिसमें डोमिनेंट ट्रेड्स भी थे और रिसेसिव ट्रेड्स भी थे। शीट का शेप, कलर, फ्लावर का कलर, पॉड शेप, pod color, flower position, stem height, everything was present. So make sure you go through that table number I am not remembering right now, but you have to see that 7 contrast pair. I am writing here 7 pairs of contrasting characters. This might come as a question that how many pairs of contrasting characters. So it was 7 pairs of contrasting characters by Mendel. Very important question. ओके इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि मेंडल ने इतना सब कुछ करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया। समथिंग और द अदर ही हैज़ ऑब्जर्व। सो लेट्स सी व्हाट डिड ही ऑब्जर्व। मेंडल ने ऑब्ज़र्व किया बहुत सारी चीज़ें। उनमें से पहली 2 चीज़ों की मैं बात करती हूँ थोड़ा सा, फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। अब जनरली यू हैव हर्ड दीज नेम्स इन क्लास 10 बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस नेम, और ऐसा भी हो सकता है यू हैव फॉरगॉटन दिस। तो फेनोटाइप क्या होता है? फेनोटाइप होता है विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। विजिबल जो कि हमें दिखता है, और ये क्या होता है? ये होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो नाउ द सिंपल थिंग इज विजिबल का मतलब है कि वो जो हमें आउटर एक्सपीरियंस से दिखता है, यानी कि व्हाट आई कैन सी फ्रॉम आउटर एक्सपीरियंस वेदर द प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ्ड, आई कैन सी दैट इन द आउटर एक्सपीरियंस, ओके। But what can I not see in the outer experience is known as a genotype. Like if I am having something tall, then it might be a mixture of a tall and short. It can be a mixture of only pure tall. Yes, so I can write TT or TT. These are the examples of genotype. ठीक है, you will be coming to this conclusion. I will be explaining you in details. Now, monohybrid cross and dihybrid cross, homozygous, heterozygous, there were many terms जिसको लेके confusion होता रहेगा, but I will explain you. Now coming to the homozygous and heterozygous. होमोजाइगस क्या होता है? जब हम लोग एक ही टाइप के क्या करते हैं, हम लोग जब एक ही टाइप के सिमिलर कॉन्ट्रास्ट को लेते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही टाइप के हैं, ये दोनों भी एक ही टाइप के हैं, बट ये दोनों दीज आर नॉट सेम टाइप, है ना। सो दीज आर द सेम टाइप बट दिस इज़ नॉट द सेम टाइप, सो दीज आर नोन एज द होमोजाइगस एंड जनरली दे आर द प्योर स्टेट, of their characters. They're the pure state of their characters. यानी कि I can say that this is a pure tall, this is a pure tall, this is a pure tall, this is a pure dwarf, this is a pure dwarf.
Okay, so that has a typical difference, that this is a pure tall, this is a pure tall, this is a pure draft, and this is a pure draft. Okay, just like that heterozygous जो होते हैं, they are having different, means they are different from each other. So whenever it has a difference, whenever it has a hybrid, then it is known as a heterozygous. Simple thing is, individual carrying different alleles for a trait. Individuals carrying different alleles for a trait, that I can be saying as T and T. Now the question comes that what are the alleles and what are the traits? Now very simply, I can make you understand that alleles, simply alleles, suppose you are having brown hair, that's your allele, fine. And what are traits? Is it light brown or dark? So that I can call as a trait. Yani which is defining, or it is giving a specification to the allele, is known as the traits. Okay, so this is the perfect definition of allele and traits. Now coming to the most important part, that is monohybrid cross. So monohybrid cross is nothing but the fusion on selfing of F1 generation. Suppose I am having two types of traits. Okay, suppose I am having two types of traits. This is T and this is T. This is T, this is T. These are two types. Obviously we can see this is a pure tall, this is a pure tall, this is a pure draft. So I am taking one trait from here. Okay, fine, and I am taking their traits. Now these are the parents. Okay, these are the parents, the pure tall and the pure draft, and these are the gametes, whatever we are taking out from them. We are taking one of them out, so these are known as the gametes. Now we are going to fuse those gametes and we are going to find a hybrid, and this hybrid will be called as tall short? No, it will be known as tall. Now you will be shocked that why it is called as tall. इसे क्यों tall कहा जा रहा है? Because we are having something dominant gamete inside it. So whenever we are having something tall, then it is dominating, because as I told that chart of the 7 pairs of contrasting character, Mendel has defined there that one trait has to be dominant and another trait will be recessive. So yes, we are having the tall as the dominant and draft as the recessive. Let me write, this is the tall, this is the draft. So we know that the tall is the dominant and the draft is the recessive, and in each and every case, whenever there is a F1 generation, of progeny, then the tall will dominate over the short, no matter they are hybrided together, but the tall will be termed after that F1 generation product. Okay, so after that, on selfing, if I self it, यानी कि मैंने इनका क्या किया, I made two types of hybrid. I took two types of hybrid and again I decided to make a simple monohybrid out of it. Now this time I am having 4 of them. So with 4 of them, it will be a little mess to do that. Fine, I took a Punnett square. Okay, I took a Punnett square, and Punnett square is very easy. We are having a pure tall, a pure draft and a pure draft. So suppose I am getting T and T here. T and T. Okay, fine. We are having T and here again a T. Then we will do T and T. Okay, fine. Here we are having T and T. And there we are having T and T. Now we got two types of result. One is phenotype, another is genotype. Now phenotype, I told that phenotype is always the outer appearance. Outer appearance is known as the phenotype. So from this we can gain that the outer experience here is this. Now in these we can say that this is a pure tall. We can understand by the appearance that this is a pure tall.
and this is a hybrid. That means that this is also tall, this is also tall, and this is also tall. But this is not at all. This is dwarfed, a pure dwarfed. This is a pure dwarfed. Okay, so in this case, our phenotypic ratio will be tall. We are having 3. 1, 2, 3. So 3 are tall, and yes, 1 dwarfed unfortunately. So 1 dwarfed. So this is the tall and this is the dwarfed ratio. So yes, we find out how to take out the phenotypic ratio. And now genotype ratio. Now I told the genotype is always the genetic constituent. So here comes the division. Let me write here that this is pure tall, these are hybrid, and this is pure dwarfed. I told you that this is a pure tall, so that means it's a pure tall. These are the hybrids. That means these are the hybrid tall. Yes, obviously the dominating trait is always dominating on them, so they will be always tall, but they are the hybrid tall. And this is a pure dwarfed. So from here we are getting the genotype ratio that 1 is tall, 2 are hybrid tall, and 1 is pure dwarfed. So the genetic, or we can say the genotype ratio will be 1:2:1. This will be the genotype ratio. So it is clear that from a generation or from a monohybrid cross, how to get the actual phenotype and genotype ratio. In most of the cases, this is going to be asked, that how to take out the phenotype and genotype ratio. Generally, CBSE doesn't ask for monohybrid cross, but still monohybrid cross will go on a different way. So this was the monohybrid cross, and from this we concluded that phenotype and genotype are having different constituent. Now you can understand these terms, that phenotype is the visible expression of the genetic constituent, which simply means that the how many tall are there and how many dwarfed are there, उसे निकालना ही होता है phenotype का काम. स्पेशली लाइक दैट ओनली जेनोटाइप क्या होता है, जेनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि अंदरूनी चीज़ें कैसी है, यानी कि बाहर से जो दिखता है वही सेम है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है जेनोटाइप का काम. जैसे कि बाहर से तो ये तीनों ही टॉल है, बट आर दे 3 टॉल? नो, he is the pure tall, they are the hybrid talls, so they have some differences in their inner constituents. So that is the work of a genotype, to get the ratio of the genetic constituent of the individual. And monohybrid cross are the cross involving the study of the inheritance of a character, like the height of the plant or the seed color of the plant. These are the different type of characteristics जो monohybrid cross study करता है. Homozygous and heterozygous, I hope it's clear to you all that when we are having same type of traits and when we are having a different type of traits is known as monohybrid and monozygous and heterozygous. Now F1 progenies always resemble one of the parents of the trait. Simply you can see in the F1 generation में क्या हो रहा था, F1 generation में हमें सिर्फ tall मिल रहा था, we were only getting tall, क्योंकि tall यहाँ पे dominate कर रहा था. पर whenever हमने tall और tall के बीच में एक दूसरा monohybrid किया, so we found a dwarfed also. We also found a dwarfed. So the interesting thing is F1 progeny हमें दो, यानी कि 1 out of, see, firstly when we were doing a simple F1 progeny, then we were getting only one type of parents, okay, but whenever we are doing the selfing, again we are selfing it. selfing का मतलब है हमने इसी के 2 पार्ट्स ले लिए, यानी कि इसी के 2 हाइब्रिड्स लेके जब हमने सेल्फिंग किया तब हमें एक ड्राफ्ट भी मिल गया. सो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट इज रोड, दैट द F1 progeny always resembles one of the parents and the traits of the other parents was not seen, यानी कि वो नहीं देखा जा रहा था. पहले केस में हम लोग को सिर्फ टॉल दिखा, ड्राफ्ट नहीं दिखा, बट सेकेंड केस में when we got the F2 generation, okay, this is the F2 generation. So in this case we got the dwarfed also.
So on selfing again we got the draft. So this is the interesting thing that is writing. Okay, then comes the monohybrid cross F2 generation stage express both the parental stage. Exactly. So F2 generation क्या कर रहा है, दोनों को ही एक्सप्रेस कर रहा है, टॉल को भी एंड ड्राफ्ट को भी, यानी कि वो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है. द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 एंड F2. इनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होता. दे जस्ट सिंपली रिलाई बिसाइड ईच अदर. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग. ऐसा नहीं हो रहा है कि T+T हो रहा है. नो, दे आर जस्ट सिंपली रिलाइंग बिसाइड ईच अदर. दैट इज नोन एज द staying together, not the blending part. Okay, now this is done with the monohybrid cross. Let's get forward with the dihybrid cross. Okay, so dihybrid cross. Dihybrid cross takes a little time, बट हेयर वॉट हैपन्स इज पेरेंट्स जो रहते हैं, इतनी देर से क्या हो रहा था, दे वर ओनली टेकिंग वन ट्रेट. वो लोग एक ट्रेट के साथ खुश थे, यानी कि दे वर ओनली द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बस हाइट ऑफ द प्लांट, यानी कि हम लोग सिर्फ टॉल और ड्राफ्ट को ले रहे थे. बट जब भी ये डाई हाइब्रिड आ जाता है, यानी कि दो टाइप्स के हाइब्रिड आ गए यहाँ पे, तो दो टाइप्स के हाइब्रिड का आने का मतलब है कि एक तो है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, दूसरी है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि वी विल बी डीलिंग विद टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड क्रेसेस. ओके, लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है RY, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है RY. ठीक है, ये जो RY है ये है राउंड येलो सीड्स, और ये जो RY है ये है wrinkled green seeds. Now another thing I let me say you that मैंने बोला कि वो चार्ट अगर नहीं लर्न करोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर डोमिनेंट कौन है. अभी के लिए मैं बोल देती हूँ डोमिनेंट कौन है. ये डोमिनेंट है, बिकॉज डोमिनेंट्स आर ऑलवेज रिटन विद अल्फ़ाबेट लेटर. ऑलवेज ये रिमेंबर्स द शॉर्टकट कि जब भी कुछ अल्फ़ाबेट में लिखा जा रहा है इसका मतलब वो डोमिनेंट ही है, इसीलिए उसको अल्फ़ाबेट में लिखा जा रहा है. और जब भी कोई रिसेसिव हो जाता है तब वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में. ठीक है, अब इनसे हमें क्या मिला, इनसे हमें गैमेट मिला R और Y. और R और Y की हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉसिंग करने वाले हैं. ठीक है, इनकी जब हम लोगों ने F1 जनरेशन पे क्रॉसिंग की तो ये निकल के आया R R Y Y. तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट निकल के आया. उप्स सॉरी, ठीक है, R R Y Y. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे राउंड येलो. इनमें से सिंपल चीज़ है कि राउंड और व्रिंकल में से राउंड डोमिनेंट था तो राउंड यहाँ पे आ गया. ठीक है, और येलो और ग्रीन में से येलो डोमिनेंट था तो येलो यहाँ पे आ गया. नाउ आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड दैट कैसे ये लोग F1 जनरेशन को बना रहे हैं. एग्जैक्टली यही है F1 जनरेशन. सॉरी, है इधर रोट F5 जनरेशन, पर जो भी है दिस इज़ नोन एज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन की तो सेल्फिंग होगी बेटा, मैंने पहले ही बोला था. सेल्फिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगा, पिछले वाले केस में हमें दूसरा वाला मिला था, इस केस में भी हमें सब कुछ मिलेगा, यानी कि सबकी न्याय होगी इस केस में. वी विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, क्योंकि जेनोटाइपिक रेशियो तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ डील करता है. तो अंदरूनी चीज़ें जो है वो खूट के बाहर कौन निकालती है, जेनोटाइपिक रेशियो निकालती है. यहाँ पे हम लोग एक दूसरे टाइप के पनेट स्क्वायर की यूज़ करेंगे, जिनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे तो सेल्फिंग कर रहे हैं. तो सेल्फिंग करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी बड़ी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस टाइम द सेल्फिंग वी आर डूइंग इज़ टू मच बिग. तो कुछ इस प्रकार का मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, इस स्क्वायर को बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बिठाएंगे. जैसे कि किसको बिठाएंगे, पहले देखो हम R को बिठा लेते हैं, R R R R. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ भी सेम चीज़ करते हैं, R R R और R. अब हम लोग कॉन्ट्रास्ट पे बिठाएंगे, मतलब हर टाइम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का मैचिंग नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे RY है तो यहाँ पे क्या होगा, RY है.
यहाँ पे क्या होगा, आर वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर वाई है। प्लीज़ बोर्ड की तरफ ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो सिखा रही हूँ उसे देखे बगैर सीखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, देखे बगैर सीखना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते रहेंगे ताकि हमारा जो रिज़ल्ट आए ना वो जल्दी आ जाए। तो ये है सबसे छोटी वाली, ये है सबसे छोटी वाली, और ये है सबसे छोटी वाली, और ये है बड़ी वाली, ये है बड़ी वाली। मैंने दोनों को ही कॉन्ट्रास्ट में रखा है ताकि हमारा रिजल्ट निकलने में ईजी हो, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, आर वाई, वैसे यहाँ पे आर वाई है और यहाँ पे आर वाई है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आर वाई है, यानी कि ये छोटी हाथ की वाई है और वो दोनों बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़े आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह करना पड़ता है पूरा का पूरा टेबल। तो देखो ये पूरा टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ भी देख सकते हो कि इस टाइप पे भी गैमेट्स है और यहाँ भी गैमेट्स है। पूरी की पूरी सेल्फिंग करने के बाद हमें ये चीज़ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जेनोटाइप भी निकालना है एंड फेनोटाइप भी निकालना है। काम थोड़ा मुश्किल है पर इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर अभी के लिए जस्ट टू सेव द टाइम आई एम जस्ट सेइंग यू कि फेनोटाइप के और जेनोटाइप का एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो बस ये वाली वैल्यू लिख के आ जाना, तुम्हें बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। फेनोटाइप का जो वैल्यू होगा वो होगा 9:3:3:1, ठीक है। और जो जेनोटाइप का वैल्यू होगा वो थोड़ा सा बड़ा है, 1:2:4:1:2:1:1 काफ़ी बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसका जो वैल्यू है ना ये थोड़ा सा छोटा है, ओके, ये थोड़ा सा छोटा है, 9:3:3:1। कौन से कॉम्पोजिशन से बोल रहे हैं ये लोग, 9 है राउंड येलो, ठीक है। जो 3 है, देखो 9 है राउंड येलो, जो 3 है राउंड ग्रीन, ठीक है। और ये जो 3 है ये है व्रिंकल्ड येलो, ठीक है। और ये जो 1 है वो है व्रिंकल्ड ग्रीन। उस हिसाब से उन्होंने बोला। तो क्या तुम बोल सकते हो सबसे ज़्यादा रिसेसिव कौन है? ऑब्वियसली ये है, बिकॉज ये 1 है तो ये रिसेसिव है, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत सारे 1 हैं तो यहाँ से जज करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट एंड तुम समझ रहे हो, काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पता चल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके भी मैंने तुम्हें मैकेनिज़म्स दिखा दिए। ये F1 जनरेशन था और ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है, ठीक है। जो भी निकला, ये जो पनेट स्क्वायर है, इस पनेट स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड है, ये वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इसके पहले ना मैं 2-4 चीज़ें तुम्हें बता देना चाहती हूँ। ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। तो इसके नीचे मैं मेंडल का एक बहुत ही फेमस लॉ लिखना चाहती हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं लॉ तो पूरा नहीं लिखूँगी, बस समझाऊँगी लॉ को यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल जी ने हमें ये कहा, अपने एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके उन्होंने हमें ये बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो ये कहना चाहते हैं कि लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर्स आर देयर। सोचो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट्स है, नहीं ये नहीं दूंगी, ये तो टेस्ट क्रॉस के टाइम पे दूंगी। सोचो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव टाइप ऑफ ट्रेट्स हैं, वो प्रेजेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर उनकी जो F1 प्रोजेनी निकलेगी, जैसा कि मैंने कहा कि F1 प्रोजेनी जो निकल रही थी, क्या तुम्हें याद है मैंने ये चीज़ कही कि F1 प्रोजेनी में देखो सिर्फ एक ही प्रोजेनी का डोमिनेंस है, दूसरे प्रोजेनी का डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ट्रेट का डोमिनेंस है। ट्रेट का तो एक ही पेरेंट का डोमिनेंस है, दूसरे का तो नहीं हो रहा है। टॉल भी है, ड्रॉफ्ट भी है, पर डोमिनेंस किसका चल रहा है, टॉल का चल रहा है। बिल्कुल वही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने यही चीज़ कहा कि F1 में सिर्फ 1 पेरेंट का ही डोमिनेशन चलेगा, ठीक है। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेरेंट डोमिनेंट होगा, यानी कि 1 फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजनी। मैं क्यों तुम्हें पेरेंट्स के फॉर्म में समझा रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए चीज़ ईजी लगे। मम्मी थे, पापा थे, F1 प्रोजनी F1 जनरेशन का जो आएगा ना वो पापा जैसे दिखने होगा क्योंकि पापा डोमिनेंट है। कुछ इस प्रकार का नॉलेज लेके चलो, तब जाके तुम समझोगे कि यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो F1 प्रोजनी
को हेड करेगा डोमिनेंट वाला, ठीक है, उस वही एक्सप्रेस होगा, जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा F1 प्रोजेनी में, ठीक है। एंड इसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। तो तब के दिन में ना इन्हें फैक्टर बोला जाता है कि फैक्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट को, डिस्क्रीट यूनिट को कंट्रोल करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या रहते हैं, फैक्टर्स बिल्कुल पेयर में रहते हैं, ठीक है। ये तो था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उन्होंने तब कहा था, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, द लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और द एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब ये दोनों एक साथ रहते हैं ना, तब ये दोनों के साथ कंबाइन नहीं होते। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन मतलब है कि सेपरेट हो जाना। ये दोनों ना ही एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइन सा ही हो जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, नो ब्लेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। सिंपली दे आर रिलाइंग विद ईच अदर, पर इनके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। तो होमोजाइगस क्या करते हैं, ये बिल्कुल अपने सिमिलर ही प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो F1 हो, F2 हो, कुछ भी हो, सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं। पर जो हेटेरोजाइगस होता है ये बड़ा वैरायटी दिखाता है, क्योंकि ये खुद ही तो वैरायटी में जीता है। देखो ये खुद ही तो डिफरेंट है, क्या ये एक दूसरे के साथ सेम है, नहीं है ना, दोनों ही तो डिफरेंट है। तो इसका जो निकलता है वो तो वैराइटीज़ निकलता है ना। आई रिकमेंड यू कि इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या करना है, इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं यहाँ पे 2 नोट्स अटैच करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में 2 नोट्स अटैच कर दूँगी। एक है जो नोट्स मैंने बिल्कुल सही से बनाया है, जिसमें तुम्हें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी। एंड दिस इज़ अ रफ नोट विच आई एम मेकिंग ऑन अ रनिंग नोट बोल सकते हो इसे। आई एम मेकिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या चल रहा है, उसको समझाने के लिए आई एम डूइंग इट, ओके। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आई नीड दोज टेबल्स जिसके सहारे मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ। तो आई एम सीइंग इफ़ आई कैन डू दैट, ओके। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं चलती हूँ एक डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज पे, जो कि तुम्हारे कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सब कुछ तो हो गया, ये सब कुछ हमें पता भी चल गया है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है मैम, सिंपल है, कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना बड़ा कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें बताया गया है कि हमारे पास फिर से ये एक रेड फ्लावर है। अब तो तुम भी बोल सकते हो मेरे साथ, है ना, अब तो तुम भी मेरे साथ बोल पाओगे। ये क्या है, ये रेड फ्लावर है, और सॉरी ये क्या है, ये है वाइट फ्लावर, ठीक है। अब तुम्हें समझ ही आ रहा है। पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, वीडियो पॉज करो और पॉज करके खुद सोचो कि डोमिनेंट कौन होगा। फाइन, तुमने सोच लिया, तो आई होप तुम करेक्ट हो। यस तुम करेक्ट हो, ऑब्वियसली तुम करेक्ट हो कि ये वाला होगा डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स जो है वो बिल्कुल, सॉरी मैंने गलती की है यहाँ पे थोड़ी सी, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अल्फ़ाबेट्स जो है वो बिल्कुल कैपिटल लेटर में है, तो इसीलिए वो डोमिनेंट होगा। वेरी गुड। नाउ सी, यहाँ से मैंने एक गैमेट उठाया, सोचो मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रही हूँ, हाँ, ये एक डिफरेंट टाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मैंने यहाँ से एक गैमेट लिया, यहाँ से एक गैमेट लिया, दोनों को मैंने F1 प्रोजेनी में डाला। तो देखो मैंने इन्हें F1 प्रोजेनी में डाला। अब तुम वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या इसका कलर रेड होना चाहिए या इसका कलर वाइट होना चाहिए। मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ना ही यहाँ पे रेड आने वाला है, ना ही यहाँ पे वाइट आने वाला है। यहाँ पे कोई डोमिनेंस का खेल नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पे तो डायरेक्ट पिंक आ जाएगा। अगर तुम वाटर कलर से रेड और वाइट को मिक्स करो, रेड और वाइट को अगर वाटर कलर से मिक्स करो तो क्या तुम्हें पिंक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और वैसे ही यहीं पे हम लोगों को फ्लावर का कलर
पिंक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये जो मेहनत से लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे मेंडल जी ने हमें दिया था, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इसके सामने फीका पड़ गया। ये तो प्रूव ही नहीं हुआ, है ना? ये तो प्रूव ही नहीं हुआ। इसका क्या गारंटी? ये तो हुआ ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, इसको तो माना ही नहीं गया, है ना? एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया? ये पिंक हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल था। पिंक कैसे हो गया? पर पिंक हो गया, अजीब बात है, पिंक हो गया, है ना? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस ने काम नहीं किया, यहाँ पे डोमिनेंट टेक ओवर नहीं किया। यहाँ पे जो आया वो है एक इंटरमीडिएट कलर। पिंक क्या है? एक इंटरमीडिएट कलर है, यानी कि एक मिक्सिंग कलर है। क्या है? एक मिक्सिंग कलर है, ठीक है? ये एक इंटरमीडिएट कलर है, ठीक है? तो आई होप यू नो दैट कि एक इंटरमीडिएट कलर है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया एक इंटीमेट कलर। अब तुम एक चीज़ मुझे बताओ कि मैम अगर मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे दिया जाए, मैं कैसे पहचानूंगा? ये इसको देख के तो मैं आराम से रेड बोल सकता था, इसको देख के तो मैं आराम से रेड बोल सकता था। मैं थोड़ी ना जानूँ कि ये नहीं होगा कि होगा या नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है मैम। मैं कैसे समझूँ? बताती हूँ। इसको समझने का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है कि जब भी ऐसा केस आए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, उस केस में मेरा फेनोटाइप और जेनोटाइप रेशियो बिल्कुल सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा फेनोटाइप एंड जेनोटाइप रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है। और रेशियो कितना होता है वो पता है? चलो वो भी बता देते हैं। रेशियो होता है 1:2:1। क्या होता है रेशियो? 1:2:1। ये होता है रेशियो, ठीक है? ये होता है हमारा रेशियो। इसके लिए हमारा रेशियो ये होता है, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो अब अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, सपोज तुम्हें बोला गया कि वाइट और वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं, इनका मोनोहाइब्रिड करना है, ठीक है? मोनोहाइब्रिड करना है, ठीक है? और उसके साथ ही तुम्हें एक और चीज़ बोल दिया गया कि फेनोटाइप जो है वो जेनोटाइप के साथ सेम है। तो क्या तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है भैया। इसमें तो इंटरमीडिएट कलर निकलेगा, इसीलिए तो ये लोग सेम हैं, वरना ये लोग कभी सेम नहीं हो पाते। तुम मुझे खुद बताओ, रुको मैं तुम्हें लेके चलती हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कहाँ गया? हाँ जी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये देखो, फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तुम बताओ तो फेनोटाइप और जेनोटाइप सेम है क्या? नहीं है। सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप और जेनोटाइप कभी भी सेम हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ कहाँ पे फेनोटाइप और जेनोटाइप सेम हो सकता है? हाँ जी, ये हमेशा सेम हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल। तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये तो एक टाइप का केस हमने देख लिया, दूसरे टाइप का एक केस देखते हैं। ये केस थोड़ा पेचीला है, ये इतना क्लियर नहीं होगा जितना जितना इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गया। अच्छा, सॉरी, मैं तो इसका एग्जाम्पल देना ही भूल गई। इसके भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा नोट कर लो। पहला वाला इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जुलापा। मिराबिलिस जुलापा, इसे हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट कहते हैं। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? इसके बाद आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है? इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेरी एनसीईआरटी का हेल्प चाहिए, तो मैं एनसीईआरटी को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। फाइन, मेरी बायोलॉजी एनसीईआरटी मेरी कहाँ गई? ये रही मेरी एनसीईआरटी। ये देखो मेरे पास सब कुछ रहता है। हाँ, ये देखो, ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स है, ठीक है? ये भी तुम्हें मिल जाएंगे, पर ये तुम्हें ओवर यूट्यूब नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम के बारे में तो बाद में बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? आई विल से यू आफ्टर सम अदर डे अबाउट द टेलीग्राम। नाउ फोकस ऑन दिस वन, ओके?
इस पे फोकस करो, ये जो टेबल मैंने खोला है, जूम किया है तुम्हारे लिए, इस पे फोकस करो, मैं जो लिख रही हूँ उस पर भी फोकस करते रहो। तो हम लोग कोड डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोड डोमिनेंस में हमें इस टेबल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है मैं बताती हूँ। अब कोड डोमिनेंस का मतलब क्या है। कोड डोमिनेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। अगर मतलब बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकते हो कि एलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। कुछ समझे हैं? कुछ समझे? तुम नहीं समझे, कैसे समझोगे, समझने लायक है ही नहीं। एलील्स तो इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब तुम कहोगे मैम ये कैसा डेफिनेशन हुआ, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। इसके लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग को समझना होगा, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग को समझना पड़ेगा। देखो, जेनेटिक्स इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाती है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ABO ब्लड ग्रुप और को डोमिनेंस के ऊपर 1 कंपलसरी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पकड़ के रखो, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा 12th बोर्ड में, यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। एंड नीट में तो पकड़ के रख लो, आएगा ही, वरना मैं मेरा नाम चेंज कर दूँगी। They will give one question from ABO blood grouping और they will give one question from this dominance part also. Okay? So please ये सारे पार्ट को ना प्रैक्टिस करना पड़ता है, इन सारे पार्ट का प्रैक्टिस होता है। No more solution than practice. Okay? तो ABO blood grouping में हम लोग पहले जानेंगे कि कितने सारे जीन्स होते हैं भाई। ABO ब्लड ग्रुप के अंदर हमें 3 टाइप के जीन्स मिलते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है IO, ठीक है। तो ये IA और IB जो है ये क्या करते हैं, ये RBC पे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग RBC सरफेस पे एंटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, शुगर पॉलीमर्स ऑफ A एंड B बनाते हैं। और इधर जो IO है वो नल्ला है, वो कोई काम नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये दोनों तो काम करते हैं ना, ये दोनों तो एंटीजन बनाते हैं, ये RBC को प्रोड्यूस करते हैं ना, RBC को प्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं एंटीजन। इतना सारा काम करता है। अब जो बच्चा घर का काम करेगा उसी की घर में तो चलेगी ना। जो बच्चा घर पे काम नहीं करेगा उसकी कौन सा सुनता है माँ बाप, है ना। अगर तुम जॉब नहीं करोगे और तुम्हारा भैया जॉब करेगा तो तुम्हारे भैया की तो चलेगी ना, तुम्हारी तो नहीं चलेगी, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पे। IA और IB क्या करते हैं, वो AB पॉलीमर्स को बनाते हैं, इसीलिए वो क्या काम करते हैं, तो इसीलिए वो लोग हो जाते हैं डोमिनेंट। वो लोग क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये और ये क्या है, ये दोनों ही डोमिनेंट है। एंड दिस इज रिसेसिव, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता है। कितना इजी है ना। ये रिसेसिव है और ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। और मैंने इस टेबल को खोल के रखने का क्यों बोला, अब देखो यहाँ पे तुम अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ सेल्फिंग दिखेगी। कैसी सेल्फिंग दिखेगी, देखो यहाँ पे एक एलील दूसरे एलील के साथ मिक्स हो रहा है। ओके वेट, हाँ यहाँ पे देखो एक एलील दूसरे एलील के साथ मिक्स हो रहा है, यानी कि IA मिक्स होके क्या बना रहा है, A ब्लड ग्रुप बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या IA IB मिक्स होके क्या बना रहा है, AB बना रहा है। यहाँ पे I मिक्स करके क्या बना रहा है, A बना रहा है। अभी I क्या है, मैंने तो IO सुना मैम, I क्या है, I बस एक एंटीजन जैसा काम कर रहा है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, पर ये और ये अगर कंबाइन हो जाए तो एक ब्लड ग्रुप बन जाता है। वैसे ही अगर IB हो, वैसे ही अगर IB और IA काम करे तो ये भी AB बन जाता है। अगर IB काम करे तो B बन जाता है। अगर IB I काम करे तभी B बनता है। सिर्फ अगर I और I काम करे तो I O पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, O पॉजिटिव बन जाता है। सॉरी मैंने यहाँ पे IO लिख दिया ऐसे, ये I होता है, ठीक है, ये I होता है, ये इकलौता I होता है। अगर तुम I और I को मिक्स कर दो एक दूसरे के साथ तो वो क्या बन जाएगा, वो O ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो 2 चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना, 2 चीज़ें मैं बार बार बोलूँगी, बहुत अच्छे से याद रखना। पहली वाली तो ये वाली चीज़, पहला तो
ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुपिंग है ये याद रखना, और ये वाला ब्लड ग्रुपिंग प्लीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है कि कैसे हो रहा है, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को समझने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा नॉलेज रखनी पड़ती है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग ए बी और ब्लड ग्रुपिंग समझ चुके हो कि यहाँ पे कैसे होता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कुछ समझना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज जो फादर है उसके पास ए ब्लड ग्रुप है, और जो मदर है उसके पास ना बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। कितने परसेंट बच्चे जो होने वाले हैं वो कितने परसेंट ए बी ब्लड ग्रुप के होने वाले हैं, क्या तुम जानते हो? अरे तुम कैसे जानोगे भाई, उनके बच्चे हैं। ये तो डॉक्टर्स भी ना जाने कि वो कौन से ब्लड ग्रुप का होगा, पर तुम जान सकते हो। पता है कैसे? देखो, IA का होने का मतलब क्या है, या तो वो IA होगा या तो वो IA होगा, है ना। यहाँ पे देखो ऐसे ही कॉम्बिनेशन है ना, IA का ये वाला कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे देखो, टेबल पे नज़र गिराओ और मेरे यहाँ पे भी नज़र रखो, ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे IB भी है, IB भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे IB भी है ना। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग एक एक कॉम्बिनेशन को पकड़ के करते हैं। चलो, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या ले लिया, एक पनेट स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पनेट स्क्वायर बना लिया, और इस पनेट स्क्वायर में हम अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक IA लिखा, यहाँ पे एक IA लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक IB लिखा, यहाँ पे एक IB लिखा, ठीक है। अब करके देखते क्या होता है। IA यानी कि ये क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया। IB IA ये क्या हो गया, ये हो गया AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, IB IA ये क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया IB ये क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया। तो हमें यहाँ पे 2 जगह पे क्या मिला, 2 जगह पे हमें क्या हुआ, AB का ट्रेस मिला, है ना। यहाँ पे हमें AB का ट्रेस कहाँ पे मिला, 2 जगह पे मिला। तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे कर दोगे कि 2/4 इंटू 100, ठीक है, बिकॉज यहाँ परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। तो 4/100 क्या होता है, यहाँ पे 2 होगा, वहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 2 कटे, वहाँ पे 25 होगा। 25 तो 2 इंटू 25 यानी कि कितना होगा, 50% होगा। 50% होगा। ये निकल गया ना। आई होप यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन की ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल डिटो मैंने जैसा पूछा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में। अगर आज का वीडियो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी मुड़ के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम तो कभी नहीं होगी, मेरा वादा रहा तुमसे, ठीक है। तो ये होता है AB और ब्लड ग्रुपिंग का मिक्सचर करना, ठीक है। अब अगर तुम बोलते कि मैम मैं तो ऐसा भी तो कर सकता था ना कि मैं IA और IB भी ले सकता था, ठीक है, उसको भी लेके दिखा देते। क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए दिल में। ने ले लिया, ये ले लिया, अरे यार क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने IA लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने IA ले लिया, यहाँ पे मैंने IA ले लिया, IA ले लिया, IB ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, IA IB हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, AB हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, IB I हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, B हो गया। यहाँ पे भी नज़र रखते रखो बेटा, टेबल पे भी नज़र रखते रखो कि मैम सही कर रही है या नहीं कर रही है। तुमको तो चेक करना पड़ेगा ना कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नज़र रखते रहो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, IA हो रहा है, यानी कि A हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, IO हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, O पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे एक O पॉजिटिव भी आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें कितने परसेंट मिले, यहाँ पे सिर्फ 25% मिले। तो तुम बोलोगे कि मैम मैं कैसे निकालूँ, मेरे को कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी आंसर बिठानी पड़ेगी, 50 बिठाओ या 25 बिठाओ। तो मैं बोलूँगी कि जिसमें ज़्यादा बैठ रहा है उसमें ही तुम बिठाओगे, है ना, उसमें ही तुम बिठाने वाले हो, है ना। यहाँ पे देखो तुम्हें सिर्फ ए बी का पूछा है, पर जनरली तुम्हें ए बी का नहीं पूछेगा, तुम्हें ये भी पूछेगा कि ओ का कितना होता है। तो तुम्हें 2 ही तो पोनेट स्क्वायर करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारा जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग था वो हमने कर दिया, हमने कोडोमिनेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1 घंटा होते तो चला, थके तो नहीं हो ना, थकना मना है, थकना बिल्कुल मना है, ठीक है। तो ये वाला टेबल जान जाए, पर ये टेबल पूरा लर्न रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कितने मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। अब तुम कहोगे भैया टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको थोड़ा सा साइड हटा देते हैं अभी के लिए, ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है अभी इसका। तो टेस्ट क्रॉस वाला पार्ट आगे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि हम लोग ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स को डील करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जीनोटाइप और जीनोटाइप में लड़ाई लगाते हैं कि किसका जीनोटाइप ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जीनोटाइप्स को प्रोजेनी में डिवाइड करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, ओके। तो इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिजम्स विद द डोमिनेंट फेनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव इंडिविजुअल, यानी कि एक डोमिनेंट फेनोटाइप को एक रिसेसिव के साथ दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ तुम्हें फिर। सोचो मेरे पास एक पर्पल फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है, अच्छा सॉरी इसको तो छोटा छोटा बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास एक पर्पल फ्लावर और यहाँ पे ये मेरे पास हो गया एक वाइट फ्लावर, ठीक है। पर्पल हो गया, वाइट हो गया। देन अगर मैं इन फ्लावर्स का एक एक गैमेट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक फ्लावर का अगर मैं ऐसे निकाल दूँ तो अगर मैं इनका F1 प्रोजेनी करूँ तो ये तो पर्पल निकलेगा। अरे मैम क्या सिखा रही हो, हलवा चीज़ें सिखा रही हो, जो पहले सिखाया वही सिखा रही हो। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अगर मैंने इसके साथ फिर से कोई रिसेसिव को रिएक्ट करवाया, तो अगर मैंने F1 जनरेशन वाले के साथ रिसेसिव को रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, चलो करके देखते हैं फिर। यहाँ पे हाँ मेरा पर्पल जो कि F1 जनरेशन से आया था और ये मेरा रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग ट्रेट्स है ना, एक तो बड़ा वाला W है, एक छोटा वाला W है, उसके साथ एक छोटा वाला W है, ठीक है। अब ये बड़े वाले के साथ इस छोटे वाले को अगर मैं मिक्स करूँ तो मेरे पास एक पर्पल फ्लावर है, और अगर छोटे वाले के साथ छोटे वाले को मिक्स करूँ तो मेरे पास क्या है, एक वाइट फ्लावर भी है। यानी कि तुम समझ रहे हो ये चीज़ क्या हो रही है, क्या तुम समझ रहे हो कि ये चीज़ क्या हो रही है। वायलेट भी है और वाइट भी है, क्या क्या है, वायलेट भी है और वाइट भी है। यानी कि जब भी हम F1 जनरेशन के साथ जब हम रिसेसिव को रिएक्ट करवाते हैं तब हमें 2 टाइप्स के रिजल्ट मिल रहे हैं। एक होता है डोमिनेंट रिजल्ट, एक हो रहा है रिसेसिव रिजल्ट। समझे? आई होप ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। आई होप तुम समझ चुके हो। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल द F1s आर वायलेट कलर एंड देन द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द WW एंड इफ द प्रोजेनीज आर इन 1:1 रेशियो देन द प्लांट इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये होता है पूरा फंडा, इसे ही हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है। प्लियोट्रॉपी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं मुँह से समझा देती हूँ तुम्हें। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, देखो प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फेनोमेनन होता है जहाँ पे एक सिंगल जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है मल्टीपल फेनोटाइप एक्सप्रेशन को। जैसे कि हमारी स्किन कलर होती है ना, होती है ना, हमारी स्किन कलर होती है ना, ऐसी होती है कि नहीं होती है। लेट्स सी एस्पिरेंट्स कितना जानते हैं, नहीं होती है क्या। तो फिर क्या होता है,
लेट्स सी कौन आंसर देगा। स्किन कलर बिल्कुल नहीं होता, गलत जवाब है। स्किन कलर बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत जवाब है। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग माई एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे फिनाइल कीटोनुरिया को ले सकते हैं। ये क्या होता है इतना गंदा सा एक्सपेलिंग सा। तो बेटा फिनाइल कीटोनुरिया जो है ना, ये एक डिजीज़ होता है। कैसा डिजीज़ होता है, कमेंट्स में मेरे को चाहिए इसका आंसर, कैसा डिजीज़ होता है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोनुरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन से कॉज करता है, ठीक है, इन जीन कोडिंग। तो समझ ही आ रहा है कि क्रोमोसोमल है। For enzyme phenylamine hydroxylase, the affected individual show mental retardedness as well as reduction in hair and skin pigmentation। यानी कि तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक जो जीन है ना, एक जीन इतने सारे काम कर रहा है। एक तो उसको मेंटल बना रहा है, उसके बाल भी लॉस कर रहा है ना, उसकी एपेटाइट भी लॉस कर रहा है। यानी कि एक ही तो जीन है भैया, वो एक ही तो जीन है, पर वो काम इतने अनेक कर रहा है। तो जब कोई एक जीन इतना सारा काम करे तब वो हो जाता है प्लियोट्रोपी। और जब इतने सारे काम जब एक जीन के ऊपर पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। 3 और मोर जीन से हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना नोट्स दिखाती हूँ, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। ये रहा मेरा सुपर नोट्स जो मैं बिल्कुल नीचे देने वाली हूँ, और इन्हीं नोट्स को पढ़ के तुम्हें बिल्कुल रॉक करना है अपने एग्ज़ाम्स में। देखो कितने अच्छे से मैंने लिख दिया है, देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तक मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देखो मैंने मोनोहाइब्रिड समझाया है। कहाँ गया यार, बैक क्रॉस, चेस्ट क्रॉस, फाइन। यहाँ पे है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वॉल्टर सटन, थियोडोर। अच्छा, ये तो दूसरे ही सेक्शन में घुस गई मैंने नहीं करवाया क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आई डिड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या यार, अभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा है इनको। ये तो डाईहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है, क्या बात है। यहाँ पे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही मैंने नहीं लिखी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसे मैं ऐड कर दूँगी, डोंट वरी, आई विल ऐड योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझ गए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है कि जो स्किन कलर होता है, जो ये स्किन कलर होता है ना, इसे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब तुम बोलोगे मैम इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा तुम्हें बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसी में हम लोग काम कर रहे थे ना। ये वाला नोट्स तुमको भेजूँ क्या गाइस, ज़रूरत है क्या, ज़रा बताना। हाँ, सिर्फ ये फर्स्ट पेज ही मेरे को थोड़ा सा मतलब ढंग का लग रहा है, मतलब ज़रूरत है, वरना तो बाकी पेजेस में हमने ऐसा रफ काम किया है कि देखने लायक है। पॉलीजेनिक में क्या होता है, ओके वेट, पॉलीजेनिक में क्या होता है, पॉलीजेनिक हम लोग समझ गए, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझने वाले हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझने वाले। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। So it is a type of inheritance in which the trait is controlled by 3 or more genes। बहुत सारे जीन्स मिलके एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने बोला था ना जीन्स और ट्रेट में क्या है डिफरेंस, कि अगर मैं जीन्स की स्पेसिफिकेशन में चली जाऊँ तो उसे हम लोग ट्रेट कहते हैं। ट्रेट क्या है, अब ट्रेट क्या है तुम समझ गए ट्रेट क्या है। सो द फेनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूटेड ईच ऑफ द एलील इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट्स, सो दिस इज नोन एज द फेनोटाइप। एंड फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, सपोज 3 जीन्स ए बी सी कंट्रोल द स्किन कलर। सोचो 3 जीन हैं, ए है, बी है, सी है, सब मिलके स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है स्किन कलर है,
और इतने सारे स्किन कलर के स्टाइल्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये हर चीज़ में देखने को नहीं मिलता है, बस स्किन कलर में मिलता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है स्किन कलर लेके, तो तुम बिल्कुल आंख बंद करके श्योर रहना कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉलीजेनिक से। और अगर तुम्हें पूछे ये कैसा इनहेरिटेंस है, तो तुम बोलोगे ये मैम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओगे। समझ गए मेरी बात? पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। ओके, आई थिंक आई टोल्ड इट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ाने वाली हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आई थिंक मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन पहले पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो खास कुछ तो हार्ड नहीं है। सो क्या मैं तुम्हें सुपर नोट से पढ़ाऊँ? चलो मैं तुम्हें आज सुपर नोट से पढ़ाती हूँ। सुपर नोट से पढ़ाना ही बेटर रहेगा, क्या है कि तुम्हें ना सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखेगी, और पास में तो एनसीईआरटी है ही, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, अच्छा मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बोला क्या? ओके वेट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करती हूँ। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे भी रहना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ द ट्रेट आर इन हाइब्रिड, तो वो क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं वन पेयर ऑफ कैरेक्टर में, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें, इसी एग्जाम्पल को ले लो कि ये दोनों एक अलग अलग ट्रेट से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों अलग अलग गैमेट्स को चूज़ करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं हुआ था, इसको यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं माना गया था, एंड ओनली वर्क्स इन द केस ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीन्स और क्रोमोसोम्स के केस में काम करता है, बाकी तो किसी केस में काम नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिंकेज है इसका एग्जाम्पल। लिंकेज क्या है उसमें तो बाद में आते हैं। वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पे 4 टाइप्स के गैमेट्स रहते हैं, जैसे कि एग्स, पोलन ग्रेन्स एंड 25% ईच, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उस पे हमारे वॉल्टर सटन साहब और थ्योरी बोवरी का क्या कहना था। तो उनका ये कहना था या उनका ये मानना था कि जो क्रोमोसोमल बिहेवियर है और ये जो जीन, ओ माय गॉड, अच्छा मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगती हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे ना सी कट गया है थोड़ा सा, क्रोमोसोमल था ये, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सी कट गया है। तो बाई चांस अगर नोट्स पढ़ते पढ़ते तुम देखो कि वो क्रोमोसोमल बन गया है, तो डर मत जाना, वो क्रोमोसोमल है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोमल बिहेवियर है। तो दिस इज द क्रोमोसोमल बिहेवियर, और इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, जीन बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है जो कि रिडक्शन होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन भी होता है। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि चीज़ क्या है। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? पहली बात तो है कि वॉल्टर साहब ने दिया था और थियोडोर साहब ने दिया था, 1902 में दिया था उन्होंने ये चीज़। फिर उन्होंने स्टेट किया था दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, अच्छा मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, रुको। तुम मेरी टैलेंट नहीं जानते हैं, मैं बहुत ही छोटे से जगह में भी लिख पाती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने 1902 में क्या किया था, 1902 में उन्होंने ये इन्वेंट किया, ठीक है। सो दे स्टेटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो उनका कहना था कि ये जीन्स बाबा जी जो है और क्रोमोसोम बाबा जी जो है, ये ना एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे जैसा काम नहीं करते। उन्होंने और क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आर कैरिड बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भैया क्रोमोसोम रहता है। ये तो हमें आज से नहीं, बहुत सालों पहले से ही पता है ना, पता है कि नहीं, हमने पढ़ा था कि नहीं सेल चैप्टर। हाँ, तो उसके बाद मेंडल ने ये कहा लाइक द मेंडल्स एलील्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या, ये भी जोड़े में ही मिलता है, जीन्स भी क्या है, जोड़े में ही तो मिलता है, ठीक है। द स्पर्म एंड द एग हैविंग द हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज टू रीस्टैब्लिश द डाइपोल स्टेट। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पर्म जैसी चीज़ें या हैप्लॉइड एग्स अगर हो तो वो क्या करते हैं, वो रीस्टैब्लिश करते हैं ताकि वो डिप्लॉयड बन सके, यानी कि उनके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 alleles of a gene pairs are located on a homologous site on homologous chromosomes in a linear order as there are 2 chromosomes of each side in somatic यानी कि diploid cell, so there is a
must to be genes of each kind and each in each genes 2 homologous chromosomes are there। यानी कि उनका कहना था कि अगर क्रोमोसोम्स भी डिप्लॉयड स्टेट में रह रहे हैं तो जीन्स को भी वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो homologous chromosomes synapse during the meiosis and get separated to pass in the different one chromosome of each type। तो उनका ये कहना था कि homologous chromosomes जो है उनको one chromosome of each type में कन्वर्ट कर दो। यानी कि यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। उन्होंने क्रोमोसोम्स और जीन्स के अंदर क्या था, एक सर्टेन डिफरेंस दी थी। क्या दी थी? सर्टेन डिफरेंस दिया था उन्होंने क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में, ठीक है। तो वही डिफरेंस हम लोगों को याद में रखना पड़ता है। क्या क्या? जैसे कि जीन्स क्या होते हैं, वो लोग ऑकर इन पेयर्स होते हैं और क्रोमोसोम भी ऑकर्स इन पेयर्स होते हैं। जीन क्या करता है? सेग्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन and that only of each pair is transmitted to the gamete। क्रोमोसोम्स में भी यही होता है ना। ये दोनों तो उसके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी है, पर डिफरेंस कहाँ पे है? जीन्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। यानी कि जीन्स में क्या होता है, सोचो इसके पास अगर टी और टी है तो ये क्या है, ये दोनों एक साथ हमेशा नहीं रहते, ये दोनों कभी कभी क्या होते हैं, ये दोनों कभी कभी डिवाइड हो जाते हैं। पर क्रोमोसोम्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वो ऐसे सो सेग्रीगेट नहीं हो जाते, ठीक है, ठीक है। हाय राम, देखो कितना छोटा है, देखो कितने छोटे स्पेस में मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। अब हमें से रब कर दे, बहुत तुच्ची सा लगेगा रब करेंगे तो हो गया रब, ठीक है। तो यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है और इन्हीं चीज़ों को मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके तुम लोग के लिए लिखा है। इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी बिल्कुल अच्छे से दे दिया है कि ये क्या करते हैं, ऑकर इन पेयर करते हैं, ये ऑकर इन पेयर करते हैं, और इनके सारे के सारे डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। चाहो तो तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ओके। अब आता है कि सर्टेन एंड ओवरी ने वो तो बोल दिया। अब क्रोमोसोम्स क्या किए, क्रोमोसोम्स भाई साहब ने बोला कि ठीक है चलो हम क्या करेंगे, हम ना फैक्टर्स में सेपरेशन कर लेंगे। अब सर्टेन ने एक चीज़ बोली कि नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल को जोड़े तो हमें कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती है, ठीक है। उन्होंने कुछ इस प्रकार बोला, ओ गॉड मैं पूछ रही हूँ ये और होता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होती है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है बेटा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि सिंगल मेटिंग, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स like life cycle in 2 weeks, many types of hereditary variation and low power of microscopes। यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 वीक का होता है। सिंगल मेटिंग का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज होती है इनके अंदर, ठीक है। मेल है फीमेल है तो इनके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज होती है एंड मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस देखने को मिलता है, जहाँ पे लो पावर माइक्रोस्कोप्स भी मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, पर आई होप यू विल अंडरस्टैंड, स्टिल यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो लिंकेज क्या होता है? लिंकेज जनरली होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। तो जब क्रोमोसोम्स में हमें 2 ऐसे एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स, इसे एक जीन कहते हैं, ठीक है, इसे एक जीन कह लेते हैं। तो ये जो एक जीन हमें दिख रहा है, ये जब इस प्रकार हालत में रहते हैं तब हम इसे लिंकेज कहते हैं। नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि जिनका जो पैरेंटल नहीं है, जैसे कि ये और ये, इनका जब कॉम्बिनेशन हो जाए तब हम उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ने एक चीज़ नोटिस की कि जितना टाइट होता है लिंकेज उतना लो रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? बहुत लो रिकॉम्बिनेशन होता है। लो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? नॉन पैरेंटल जीन जो होते हैं वो बहुत कम होता है, हमारा लिंकेज भाई साहब जितना टाइट होता है, यानी कि इन दोनों पेयर्स को काफ़ी टाइट रहना पड़ेगा ताकि ये जो नॉन पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल ना हो सके। यानी कि इसको बहुत क्या टाइट रहना पड़ेगा, ये टाइट नहीं रहेगा ना तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा मतलब नॉन पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं कान खोल के बोल रही हूँ, बार बार सुन लो, नॉन पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। नॉन पैरेंटल का क्या मतलब है? पेरेंट पेरेंट है, अगर ये लोग टाइट नहीं रहेंगे तो दूसरा पेरेंट आ जाएगा। दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अगर पेरेंट पेरेंट है और अगर ऐसा हुआ कि ये टाइट नहीं रहा तो ये दूसरा पेरेंट आ जाएगा। मुझे नहीं पता इससे इजीली एक्सप्लेन होता है या नहीं,
आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर फिर भी समझना है तो प्लीज़ बोलना, मैं थकूंगी नहीं, मैं बिल्कुल बोलूँगी तुम लोगों को फिर से। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट के फॉर्म पे लिखा है कि टाइट लिंकेज यानी कि लो रिकॉम्बिनेशन और लूज लिंकेज यानी कि हाई रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आशा करती हूँ तुम लोग समझ गए ये वाला पार्ट। उसके बाद आता है कि जीन्स वाइल येलो टाइट लिंक्ड 1.3% होता है और मिनिएचर विंग्स में 32% रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉन पेरेंटल जीन्स रिकॉम्बिनेट करेंगे ना तो वो वेराइटीज़ बनाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है, ज़रूर है, पर प्योर ब्रीडिंग से एक अच्छी क्वालिटी की वेराइटी निकलती है ना। उसके बाद इनके जो स्टूडेंट थे ना वो एल्फ्रेड स्टारवेंट, उन्होंने कहा कि रिकॉम्बिनेशन तो फ्रीक्वेंटली होता है बिटवीन द जीन पेयर एंड द सेम क्रोमोसोम्स, तो डिस्टेंस मेजर बिटवीन द जीन पोजीशन मैप्ड ऑन द क्रोमोसोम्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप में उन्होंने देखा होल जीनोम सीक्वेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। एंड मॉर्गन ने यहाँ पे ड्रोसोफिला से डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग ऑफ द मेंडल प्लीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। क्या करने की कोशिश की थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, इतना सब कुछ देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, हमें एक बहुत ही सिंपल चीज़ पता चलता है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मेंडल ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी और मैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है, मेंडल ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, सॉरी मेंडल क्यों लिख रही हूँ मैं, मॉर्गन भाई साहब ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। एक तो था कि उन्होंने ये देखा था कि जीन्स जो है वो बिल्कुल भी लीनियर पोजीशन पे है। ठीक है, जीन्स बिल्कुल लीनियर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आड़े टेढ़े चलते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जीन्स जब क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं तब वो बिल्कुल लीनियर तरीके से चलते हैं। ठीक है, जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स की जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग क्या होती है, बिल्कुल सेम क्रोमोसोम पे होती है, सेम क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, ग्रुपिंग क्या होती है, बिल्कुल सेम क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, एंड दे आर सेड टू बी लिंक्ड। जब इनकी ग्रुपिंग सेम क्रोमोसोम पे हो कुछ इस तरीके से, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। मैंने पहले ही बोला ये चीज़। एंड सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल रिकॉम्बिनेशन दिखता है, ये भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने पहले लिख दिया है ना। एंड व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक्ड हायर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिखता है। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस से, यानी कि समझ रहे हो, डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि स्ट्रेंथ घटेगा, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो मेंडल का ऑब्जर्वेशन भी समझ गए तुम लोग। अब हम लोग एक नया टाइप का चीज़, अच्छा मैंने कहा ना, मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा है, देखो इतनी देर पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आया। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मैनी। ओहो, पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जीन्स जब एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तब हम उसे कहते हैं मैनी जीन्स व्हेन कंट्रोलिंग वन ट्रेट, देन इट इज़ नोन एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी ऐसा होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट भी होता है। ह्यूमन हाइट तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिलहाल बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो तुम लोग ह्यूमन स्किन को ज़्यादा याद रखना। हाइट भी अगर पूछ ले तो ट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा, बट रिमेंबर इट। ओके, तो यहाँ पे होता है पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमें पॉलीजेनिक कलर या हाइट के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी भी देखो यहाँ पे दिया रहा है, प्लियोट्रॉपी बहुत ही अच्छे से सुंदर से मैंने लिख दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्स डिटर्मिनेशन, हेयर आई विल यूज माई सुपर नोट्स। यहाँ पे अलग टाइप का कुछ समझाने का है नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन जो हुआ था, ये जो आइडिया एंड कॉन्सेप्ट था, ये था हेंकिंग का। हेंकिंग ने 1891 में बोला कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद मुझे देखता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया 50% ऑफ द स्पर्म्स एंड उन्होंने रिसीव किया उसे स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में। ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में उसे रिसीव किया एंड 50% स्पर्म को नहीं रिसीव किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल सा क्रॉसिंग किया, मेल और फीमेल का क्रॉसिंग किया। जैसे मैं पुनेट स्क्वायर का क्रॉसिंग कर रही थी, ऐसे उन्होंने क्रॉसिंग करके ये फिगर आउट किया, ऐसे उन्होंने क्रॉसिंग करके फिगर आउट किया कि तुम कुछ भी कर लो पर इनकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल 50-50% रहती है। यानी कि उन्होंने क्या देखा, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो
देखो ह्यूमंस के पास क्या होता है, एक्स वाई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, ह्यूमंस के पास क्या होता है, एक्स वाई टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन पावर होती है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमें क्या पता है कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। आई होप ये सब चीज़ें तुम्हें बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज नोन एज क्या, हैप्लॉइड, ठीक है। और 22 इनमें से क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। इनमें से जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स। आई होप यू नो दैट। और एक यहाँ पे ऐसा होता है जो कि होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनको ही हम जब डिप्लॉयड में लिखते हैं तो डिप्लॉयड इनका कितना होता है, तो डिप्लॉयड इनका होता है 46, ठीक है। अब हम लोग मेल को एक्स वाई के तौर पे समझते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। जो वाई होती है वो फीमेल है और जो एक्स होता है वो मेल है। सो ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। एक तो है कि स्पर्म जिसके पास कैरी वाई है और एक के पास जो एक्स को कैरी कर रहा है। तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऐसा हुआ कि 22 प्लस एक्स हुआ तो ये फीमेल हो जाएगी, और अगर 22 प्लस वाई हुआ तो ये मेल हो जाएगी। इन्हीं का क्रॉसिंग किया जाता है 22 प्लस एक्स के साथ। कुछ टेस्ट क्रॉस जैसा दिख रहा है ना ये, ठीक है। इन्हीं का ये कहा जाता है। अब देखो इनके पास क्या है, ये फादर है क्योंकि इनके पास एक्स वाई है, पर ये मदर है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक्स है। तो इनकी क्रॉसिंग करके हमें क्या पता चलता है, इनकी क्रॉसिंग करके वी सी देन यहाँ पे 44 प्लस एक्स इज फीमेल, 44 प्लस एक्स इज फीमेल। बट यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई इज मेल। यानी कि हमें बिल्कुल बिल्कुल 50-50% का एक रेशियो मिलता है। मैंने कहा ना यहाँ पे 50-50% का तुम्हें रेशियो मिलेगा। अच्छे से देखो, अगर मैं दोनों टाइप के टेस्ट क्रॉसिंग को करके देखो तो हमें 50-50 टाइप्स का रेशियो मिलेगा। वी विल गेट 50-50 टाइप्स ऑफ रेशियो, अंडरस्टैंड। सो ये होता है ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द 50-50 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और हनी बीज में कैसे होता है, हनी बीज का थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे मेल है, यहाँ पे हमारे पास मेल है और यहाँ पे हमारे पास क्वीन है। यहाँ पे फीमेल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वर्कर्स होते हैं। वर्कर एक होता है और एक होता है मेल, और क्वीन होती है जो कि फीमेल होती है। अब मेल और क्वीन के अंदर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। मियोसिस होने के बाद दोनों ने ही क्या दिया है, हैप्लॉइड एग्स दिया है, हैप्लॉइड स्पर्म दिया है। अब ये मिलके एक फर्टिलाइज एग बनाते हैं, और फर्टिलाइज एग ने अगर किसी भी टाइप का लार्वा को कंज्यूम किया तो वो क्वीन बनेगा, और अगर नहीं कंज्यूम किया तो वो वर्कर बन जाएगा। ये ज़्यादातर बुक्स नहीं लिखते हैं, बट दिस इज़ द ट्रू थिंग कि इफ़ दे कंज्यूम द लार्वा देन दे विल बी क्वीन, इफ दे डोंट कंज्यूम देन दे विल बी द वर्कर्स। ओके, यस, ओके। और अगर ऐसा हुआ कि मेल के साथ सोचो मियोसिस हुआ, यहाँ पे भी मियोसिस हुआ, यहाँ पे भी मियोसिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी मियोसिस, यहाँ पे भी मियोसिस, यहाँ पे हैप्लॉइड एग्स है मेरे पास, यहाँ पे भी हैप्लॉइड स्पर्म्स है। पर जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं दैट इज अगेन कम्स अप टू मेल में कन्वर्ट हो जाता है। वो पार्थेनोजेनेसिस होने के बाद वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। कि यानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सबके पास ग्रैंड फादर रहता है पर फादर नहीं रहता है। The biggest line of NCERT which resembles the sex determination in honeybee is no father and can have the sons but the grandfather can have the grandson। यहाँ पे फादर का कोई रोल नहीं होता, grandfathers can have the grandson। इस पूरे साइकिल का यही मतलब है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है म्यूटेशन। आई होप यू नो द डीएनए सीक्वेंसिंग करने पे हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलता है, तो वहाँ से हमें म्यूटेशन के बारे में पता चलता है। म्यूटेशन इज अ ऑफ टॉपिक हेयर, तो म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फाइन। तो इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा, हाँ स्पेस है क्या यहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस को जान लेते हैं, जैसे कि एक्स 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 वाई।
XXXY ये किसके अंदर रहता है, ये XXXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर रहता है, ये ड्रोसोफिला के अंदर रहता है, ड्रोसोफिला के अंदर रहता है। अब यहाँ पे X और Y क्या होता है, मेल्स हैव X एंड Y क्रोमोसोम्स along with the autosomes and females have only XY chromosomes। बिल्कुल ये ह्यूमंस की तरह होते हैं कि मेल्स के पास क्या होता है, XY होता है, मेल्स हैव XY एंड फीमेल्स हैव X। ठीक है। अच्छा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द XX एंड XO क्रोमोसोम्स देन क्या होता है, ये हमें दिखता है ग्रास ऑपर में, ग्रास ऑपर में दिखता है। क्या यार, थक तो नहीं गए ना तुम लोग, पर समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। ठीक है, ग्रास ऑप्स में दिखता है और कॉकरोच में दिखता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये मेल होता है, एक्स क्रोमोसोम वाला मेल होता है। ठीक है, और फीमेल के पास भी बिल्कुल एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फीमेल के पास भी क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम्स होता है। ओके, फिर आता है ZZ और ZW। सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है। ये हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में, फिर कहाँ पे देखने को मिलता है, फाउल में, फिशेस में, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो Z है और जो W है, ये Z क्या है, ये Z फीमेल है, फीमेल है Z, और ये जो W है, W क्या है, मेल्स है। इनके पास एक Z क्रोमोसोम भी होता है, यानी कि ये लोग WZ के फॉर्म पे रहते हैं। किसके फॉर्म पे रहता है, WZ के फॉर्म पे रहता है। ठीक है, और एक्सो एंड XX, एक्सो एंड ZZ, सॉरी ZO एंड ZZ, ये किस में होता है, ये बटरफ्लाइज में होता है एंड मॉथ में होता है। ठीक है, बटरफ्लाइज एंड मॉथ में होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल्स हैव Z क्रोमोसोम, इसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है Z क्रोमोसोम ओनली इन फीमेल्स, एंड मेल्स में क्या होता है, वन पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स। तो ये है पूरा का पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है। जो भी गड़बड़ है वो सिर्फ और सिर्फ हनी बी को लेके है। ह्यूमंस का तो तुम्हें पहले से ही पता है, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इतना ह्यूमंस के बारे में, तो और कुछ भी हलवा नहीं है, यही जो है वही है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इसके बाद मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पेडिग्री, बट नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes। लेट मी अपलोड दिस वीडियो। इसके बाद वाला वीडियो, बिल्कुल ही बाद वाला वीडियो, जो नीचे वीडियो दिखेगा तुम्हें, वही वाला होगा इसका सेकंड पार्ट। तो तुमको कहीं नहीं जाना है, वो सेकंड पार्ट सुन के फिर जाना है। सो थैंक यू गाइज, मीटिंग यू इन द सेकंड पार्ट। बिल्कुल जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे से PDF कलेक्ट करो और प्लीज़ स्टार्ट करना, रिवाइज कर दो। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।